हेलो बच्चों, चलिए आज हम कक्षा 6 के इतिहास में पाठ 12 दक्षिण भारत इसको पढ़ेंगे। दक्षिण भारत की प्रारंभिक जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सम्राट अशोक के अभिलेखों तथा संगम साहित्य से प्राप्त होता है। और संगम साहित्य में हमें दक्षिण के 3 राज्य चेर, चोल तथा पांड्य राज्यों का वर्णन मिलता है। विंध्य पर्वत तथा नर्मदा नदी जो है वह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्य पर्वतमाला से लेकर कन्याकुमारी तक के विशाल भूभाग को दक्षिण भारत कहते हैं। तो दक्षिण भारत कहाँ से कहाँ तक है? विंध्य पर्वतमाला से लेकर कन्याकुमारी तक, और इसका आकार जो है वह त्रिभुजाकार है। पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिमी घाट पर अरब सागर स्थित है। कन्याकुमारी हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के मिलन बिंदु पर स्थित है। इन भौगोलिक विविधताओं के बीच 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और चोल वंश का उदय हुआ। इन राज्यों ने न केवल दक्षिण भारत अपितु उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। इन राज्यों ने कला एवं साहित्य के विकास पर विशेष ध्यान दिया। दक्षिण भारत शासकों ने इनके द्वारा मंदिर निर्माण में विशेष रुचि थी। इन शासकों को ने एलोरा का कैलाश मंदिर जो कि और विरूपाक्ष मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। इन्होंने भारतीय कला एवं संस्कृति को दूर दराज के देशों तक फैलाया, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक जो था वह दंतीदुर्ग था। इन्होंने अपनी राजधानी मानेखेट को बनाया जो आधुनिक शोलापुर महाराष्ट्र के निकट थी। दंतीदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम जो थे वो शासक बने और कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। चालुक्य जो कि वातापी इनकी राजधानी थी। चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे वो कौन रहे थे? पुलकेशिन। इन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाया और वातापी का आधुनिक नाम बादामी है जो कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में स्थित है। इसी वंश के प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया था। चालुक्य शासकों ने कई मंदिरों का निर्माण कराया जिसमें वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। अब हम पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे जिसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? कांची। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव शासकों ने कांची को राजधानी बनाया। वर्तमान समय में यह स्थान जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन द्वितीय राजसिंह आदि शासक हुए। इस वंश के शासकों ने महाबलीपुरम में बने रथ मंदिर को बनाया। तो रथ मंदिर को किसने बनवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने। और यह मंदिर एक विशाल पत्थर को काटकर बनाया गया है। पल्लवों के काल में कला के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई थी। इसके बाद आए चोल वंश जो कि जिनकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर। चोल वंश एक प्राचीन राजवंश है। चोल वंश, तो ये चोल वंश जो थे इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? अशोक के शिलालेख में मिलता है। 2री शताब्दी ईस्वी में करिकाल नामक शासक ने बहुत से राज्यों को जीता था। 8वीं शताब्दी में विजयालय ने पुनः चोल वंश की सर्वोच्चता को स्थापित किया और इन्होंने ही तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के शासकों ने भारतीय सीमा से बाहर भी राज्य विस्तार किया। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। तो किसने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था? चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने। अब हम इनके शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। जो दक्षिण भारत के राज्यों की शासन व्यवस्था में राजा ही सर्वोपरि होता था। राज्य की सहायता के लिए
मंत्री तथा कर्मचारी होते थे। उन मंत्री और कर्मचारियों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था। इस प्रकार उन मंत्रियों और कर्मचारियों पर उनका नियंत्रण रहता था। चोलों की शासन प्रणाली बहुत विकसित और सुव्यवस्थित थी। समस्त साम्राज्य को राष्ट्रम कहते थे और प्रांतों को मंडलम, जनपद को नाडु तथा गांवों को कुर्रम कहा जाता था। कुर्रमवासी अपनी बैठकों में समस्याओं का समाधान करते थे। वे सिंचाई के लिए तालाब बनवाते थे, कर वसूलते थे। ये आर्थिक रूप से स्वावलंबी थे और यहीं से स्थानीय स्वशासन यानी आज से मिलती जुलती पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। अब हम इनकी सामाजिक स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत का जो समाज था वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित था और इस समय समाज जो था वह 2 वर्गों में विभाजित था। पहला जो है वह है ब्राह्मण व दूसरा गैर ब्राह्मण। सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। समाज में स्थिरता थी। राज्य में धनी और गरीबों में अंतर था। धनवान व्यक्तियों के मकान जो थे वो सुंदर एवं सुसज्जित होते थे। गरीबों के घर सादे होते थे और फर्श जो है वह कच्ची ईंट की होती थी। किसान भूमि के स्वामी माने जाते थे, परंतु मजदूरों की दशा अच्छी नहीं थी। कृषि मजदूर दासों की तरह रहते थे। धार्मिक स्थिति, दक्षिण भारत के जो शासक थे वह हिंदू धर्म को मानने वाले थे। वे अन्य धर्मों के प्रति भी उदार थे। वे बौद्ध एवं जैन धर्म के विहारों तथा मंदिरों के निर्माण हेतु भी दान दिया करते थे। समाज में विष्णु तथा शिव की पूजा विशेष रूप से होती थी। शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में मठों की स्थापना की। इन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक बताया। 11वीं शताब्दी में दक्षिण के रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। तो शंकराचार्य ने क्या बताया था? इन्होंने क्या किया था? उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में मठों की स्थापना की थी और आत्मा और परमात्मा को एक बताया था। और रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। कला साहित्य को बढ़ावा। दक्षिण भारत के बड़े व भव्य मंदिर ठोस चट्टानों को काटकर निर्मित किए गए थे। इनके शिखर जो वह आयताकार, ऊंचे एवं कई मंजिलों के होते थे। मंदिर की दीवारों पर सुंदर कृतियां बनाई जाती थी। इस प्रकार के मंदिर उस समय तक उत्तर भारत में नहीं निर्मित हुए थे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वह चोल राजाओं ने कराया और यह 14 मंजिल ऊंचा है। इस समय की मूर्ति कला भी बहुत विकसित थी और इस मंदिर में धातु की बनी नटराज की सुंदर मूर्ति स्थापित है। साहित्य की प्रगति में देखा जाए तो दक्षिण भारत के राजा जो थे वह शिक्षा और साहित्य के प्रेमी थे। अंततः दक्षिण भारत में संस्कृत व तमिल के अलावा अन्य स्थानीय भाषाओं जैसे कन्नड़ की भी पर्याप्त उन्नति हुई। पल्लव शासकों के समय में संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी होने के अलावा यहाँ पे तमिल और संस्कृत के अध्ययन का भी केंद्र था। महान संस्कृत कवि जो दंडी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के राज्यसभा में थे और कंबन द्वारा लिखित रामायणम जो कि एक ग्रंथ है तुलसीकृत राम चरितमानस की भांति दक्षिण में लोकप्रिय है। आयात जो भी आय के स्रोत, व्यापार व कृषि। दक्षिण भारत में मसालों का उत्पादन जो था वह बहुत अच्छा होता था। वे अपने इन प्राकृतिक संसाधनों एवं व्यापार से बहुत लाभ उठाते रहे हैं और दक्षिण पूर्व एशिया से इनके अच्छे व्यापारिक संबंध थे। प्राचीन काल में ये लोग यूनान, रोम व मिस्र के साथ, दूसरी ओर मलय द्वीप समूह के साथ और वहाँ से चीन के साथ व्यापार करते थे। इनका प्रमुख बंदरगाह कहाँ था? महाबलीपुरम में था, जो स्थानीय व सुदूर व्यापार के कारण राजकोष की आय के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। नदियों के तटीय इलाकों में धान व गन्ना की उपज होती थी।
दक्षिण भारत का विदेशों से संपर्क। चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पास बहुत बड़ी जल सेना थी, जिसकी सहायता से उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया के भूभागों लंका, निकोबार द्वीप, मलय तथा मलय द्वीप समूहों में अपने संपर्क बनाए। इस समय भारत के कुछ व्यापारी पड़ोसी देशों में गए, जहां उन्होंने बस्तियां बनाई। कुछ बौद्ध प्रचारक भी पहुंचे और विदेशों के स्थानीय लोग इनसे प्रभावित हो भारतीय विचार, कला व रीति रिवाज अपनाते गए। तो जिस तरह से हमने देखा कि दक्षिण भारत जो है उन पर भी भारतीय विचार जो वहाँ पर विदेशी जो आए थे वो भी इनके इनकी जो कला थी, इनकी साहित्य थे, इनसे बहुत प्रभावित थे। इसी प्रकार पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की, जो भारतीय संस्कृति के प्रचार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कंबोज, कंबाडिया और चंपा, जिसके शासक शैव थे, ने कंबोज को संस्कृत भाषा का केंद्र बनाया और असंख्य लेख संस्कृत भाषा में लिखवाए। भारतीय स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए, जिससे भारतीय कला, साहित्य एवं भाषा का विस्तार हुआ और आज भी इसका प्रभाव वहाँ की स्थानीय संस्कृति में दिखता है। इंडोनेशिया में आज भी रामायण की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि वहाँ की जनता इस पर आधारित लोक नाट्य खेलती है। इंडोनेशिया भाषा में भी आज भी कई संस्कृत के शब्द हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अब अंकोर वाट का मंदिर। यह मंदिर जो है वह कंबोडिया में स्थित है और यह मंदिर विश्व की धरोहर है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण महाभारत की कहानियाँ जो है वह उभरी हुई मूर्तियों से अंकित है। अद्भुत की बात यह है कि संसार का जो सबसे विशाल बौद्ध मंदिर जो है वह भी कहाँ है? भारत में नहीं, अपितु बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है। इस तरह से हमने आज पाठ 12 जो कि दक्षिण भारत था, इसके बारे में हमने पढ़ा और मुख्यतः इसमें हमने राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और चोल वंश के बारे में पढ़ा है। तो इस तरह से राष्ट्रकूट वंश जो था उसमें उसकी राजधानी कहाँ थी? मानेखेट। और दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम जो थे इनका शासक बना था और इन्होंने ही एलोवेरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और देखा जाए तो चालुक्य जो थे वह जिनका राजधानी कहाँ था? वातापी। तो इन्होंने किस मंदिर का करवाया था? चालुक्य शासकों के जो मंदिर थे वो विरूपाक्ष मंदिर जो था वो बहुत प्रसिद्ध था। पल्लव वंश जो कांची है वहाँ भी ये जो पल्लव वंश थे इनके द्वारा महाबलीपुरम में रथ मंदिर को बनवाया था। और चोल वंश जो थे इन्होंने इसमें जो चोल शासक राजेंद्र प्रथम जो थे इन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। और इस तरह से हमने आज इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे भी चर्चा कर लिया है। जैसे कि अगर धार्मिक स्थिति पर भी देखा जाए तो शंकराचार्य जो थे और रामानुजाचार्य जो थे इन्होंने क्या बताया था कि शंकराचार्य ने क्या बताया था कि आत्मा और जो परमात्मा है वह एक है, और रामानुजाचार्य ने बताया था कि शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन। इस प्रकार कला और साहित्य को देखा जाए तो दक्षिण भारत के मंदिर जो थे वो बड़े ही भव्य मंदिर थे। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चोल राजाओं ने कराया था। और साहित्य की प्रगति के बारे में देखा जाए तो दक्षिण भारत के राजा भी जो थे वो बहुत शिक्षा और साहित्य के प्रेमी थे। चलिए अब हमने इसमें इस चैप्टर को पढ़ लिया। अब हम इसके अगले वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय।